दोस्तों, अगर अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहयोग प्रोजेक्ट विधि को। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुविधादाता की होती है। अगला प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, सही जवाब है ऑप्शन ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी प्रतिभावान शिक्षार्थी को चुनौतीपूर्ण गतिविधियां पसंद हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, ये कथन गलत है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, ये भी सही है। चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला कथन है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा है, बच्चे में पक्षी का संप्रत्य विकसित हो चुका है, ये भी कथन सही है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जब तक उनसे वीडियो की लाइक करने के लिए ना बोला जाए
तब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और बार बार वीडियो की लाइक करने के लिए बोलना आपका ही समय खराब करता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशील शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभावना है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण भाग हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक भाग होता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। अगला प्रश्न, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये पारंपरिक नैतिकता स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला प्रश्न, लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक संरचना। दोस्तों, तो अब हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे ने नहीं कहा था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न, किसके अलावा निम्नलिखित कारकों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, इससे बच्चा सोचने लग जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ये प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करके। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग को समर्थन किया है। अगला प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक उभयलिंगी व्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला प्रश्न, बच्चे किस एक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ट्यूशन को छोड़कर। मीडिया में भी ये बताया जाता है कि ये लड़की है या लड़का। ये समाजीकरण में भी होता है कि लड़की ये कर सकती है, लड़का वो कर सकता है, और संस्कृति में भी। लेकिन ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती होते हैं। अगला प्रश्न, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिए नहीं होगा, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, उनसे जब तक वीडियो की लाइक करने के लिए बोला ना जाए तब तक वे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और बार बार वीडियो को लाइक करने की बोलना आपका ही टाइम खराब करता है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये कथन गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है? नेगेटिव बताना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, डर। अगला प्रश्न, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने अभी तक भैंस से दूध निकलते हुए नहीं देखा है, उसने सिर्फ मशीन से देखा है, इसीलिए उसने अपने अनुभव से इस बात को बोला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेफ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रचनावाद। एनसीएफ 2005 शिक्षक को सुविधादाता बतलाता है। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दमदार प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूल्यांकन को सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की गलतियां। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। अगला प्रश्न, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। अगला प्रश्न, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न, दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि
सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न, जेंडर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आय की सही पहचान करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और फिर संवेगात्मक। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परिवार। बाकी ये तीनों यानी सरकार, मीडिया और विद्यालय समाजीकरण के द्वितीयक माध्यम हैं। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की अधिगम को सामाजिक गतिविधि मानते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला प्रश्न, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किशोर अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किस से किस तक है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। अगला प्रश्न, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं ये गलत है, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, ये कथन सही है। अगला प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के। जब भी जेल शब्द आए वहाँ दंड होगा। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता कहते हैं, ये कथन गलत है। समस्यात्मक वार्ता कहते हैं, नहीं समस्यात्मक भी नहीं कहते। अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, नहीं ये भी नहीं। व्यक्तिगत वार्ता, ये सही है, यानी इसका जवाब चौथा है, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सामान्य यहाँ सामने नहीं यहाँ समान होगी यानी समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? विशेष शिक्षा में नहीं, इसमें भी नहीं होता। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा में भी नहीं, समावेशी शिक्षा में हाँ। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, यह समावेशी शिक्षा में होता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एवं शिक्षिका को चाहिए कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता या करती है एवं महत्व देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है?
पृथक्करण की, मुख्य धारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षा की या समावेशी शिक्षा की? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये सही है। यानी इसका जवाब तीसरा होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला प्रश्न, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। पहला है प्रतिभाशाली, इसका जवाब होगा चौथा, यानी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अति सक्रियता रूप में सीखने की योग्यता। दूसरा है अधिगम अशक्तता, यानी इसका होगा पहला, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तीसरा है सृजनात्मक, इसका होगा बी, मूल समाधान के बारे में सोच सकता है। चौथा है अवधान कमी व्यतिक्रम, इसका होगा सी, यानी आसानी से विचलित होने की आदत। यानी इसका सही जवाब होगा डी, ए, बी, सी। अगला प्रश्न, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है। अगला प्रश्न, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक दूसरे के सन्निहित हैं, यानी एक दूसरे के संबंधित हैं। अगला प्रश्न, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और सीटेट के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला प्रश्न, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी? पहली है शारीरिक दंड, ये गलत है, ये बढ़ावा नहीं देगी। संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये बिल्कुल बढ़ावा देगी। दूसरी है सतत एवं, ये दूसरी नहीं तीसरी होगी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी बढ़ावा देगी। चौथी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत होगा। तुलनात्मक मूल्यांकन तो किसी का भी नहीं करना है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। अगला प्रश्न, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। अगला प्रश्न, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सही जवाब है, इसके आंसर पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। विद्यालय और मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। केवल प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण परिवार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ये कथन गलत है, इसे वे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रिया, ये प्रक्रिया नहीं, संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्कीमा संरचना। अगला प्रश्न, जिग्सो पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गादे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता से। अगला प्रश्न, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पाठ या ढांचा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मक विचारक का। अगला प्रश्न, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता है तथा भ्रांतियों को समझाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी जो बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें पठन वैफल्य होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को, सही जवाब है ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।